let's start the proceedings of the day today. Okay, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ, जो हमने लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट किया था. तो बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से, दैट इज कुलम्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. आज ना हमारे मोहल्ले में किसी का बर्थडे है, उसका भी पार्टी चल रहा है. पता नहीं तुम लोग तक आवाज पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है. म्यूजिक चल रहा होगा. मेरे कान में तो बहुत तेज म्यूजिक आ रहा है. बड़ा पता नहीं तुम लोग तक ये म्यूजिक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. आ रहा है म्यूजिक? कोई नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा. अभी मैसेज किया ना, चलो अब तो रुक गया लग रहा है. वो बीच बीच में फुल वॉल्यूम पे हो रहा है, तो डीजे वीजे कुछ लगा रखे. अब ये सब तो लाइफ का पार्ट है ना. और बाय द वे आई होप कि सब लोगों ने अच्छे से होली खेले होंगे, है ना. क्योंकि 1-2 साल से तो बंदे ही थे, है ना. कभी कोरोना का वेव नंबर 1, तो वेव नंबर 2, तो थर्ड वेव, तो कभी कभी कुछ वेव, लॉकडाउन, ये वो, तो सब लोग घर में ही बंधे हुए थे. तो इस बार मुझे सबके होली देख के लगा कुछ कि जैसे हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा लोग रिलैक्स्ड होके बाहर निकल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग होली. दैट्स द पॉजिटिव एंड द फॉर्चुनेट पार्ट, है ना. चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट. एक तो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है, और ये भी हमने पढ़ा है कि जो K होता है इसको कई बार लिखा जाता है एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब K का वैल्यू मालूम है और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू मालूम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ. K is equal to 9 into 10 to the power 9 और एप्सिलॉन नॉट is equal to 8.85 into 10 to the power -12. अभी वैल्यूज तो देखो तुमको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये तो जरूरत पड़ेगा, है ना. वी कैन नॉट अवॉइड दी वैल्यूज. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. इसके बाद है इसका फॉलो अप. क्या फॉलो अप है? Now let us say today we are starting with a question on the spring. स्प्रिंग के ऊपर क्या क्वेश्चन है ना. सपोज एक स्प्रिंग है और एक चार्ज है, मतलब 2 चार्जेस है. यह स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ. L is the original length of the spring. ठीक है, L is the original ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. और लेट अस से इसके ऊपर मैंने Q चार्ज दे दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट है सपोज. अब एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना, ये भी K है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी K होता है. तो मैं काम करता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं लिख देता हूँ K डैश. चलेगा ना. तो दिस इज K डैश. अब तो फिर वॉल्यूम बढ़ा दिया उन्होंने. डीजे ऑन हो गया होगा. चल, तो K डैश क्या है? तो K डैश इज सपोज इक्वल टू ठीक है. K डैश हो गया सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, आई थिंक इजी है. तो अब तुमको बताना है कि फाइंड आउट द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग. इसका ना जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस इसका इक्वेशन चाहिए बस. तो फाइंड आउट फाइंड इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, स्टार्ट करो. अच्छा, एक बार ना क्लास के बीच में एक बार और डिस्कशन करना है एक चीज और वो है कि ऑफलाइन जो क्लासेस होगा, नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा. तो उसका टाइमिंग्स एंड ऑल वी हैव टू सेट दैट आल्सो. ठीक है. मैंने क्वेश्चन क्या दिया देखो कि सपोज तो एक स्प्रिंग है जिसका ओरिजिनल लेंथ L है. तो क्वेश्चन को पहले समझोगे कि दिया क्या गया. L दिया हुआ है और उसके 2 एंड पे 2 चार्ज रखा गया, Q चार्ज. और उसके वजह से क्या होगा, स्प्रिंग खिंच जाएगा और फिर स्प्रिंग फोर्स उसको रोकेगा. तो स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश है,
Q और Q दिया हुआ है और लेंथ L है, तो तुमको फाइंड आउट क्या करना है, तो तुमको फाइंड आउट करना है इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, चलो गो अहेड। और ये ना सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने कोई वैल्यूज तो दिया नहीं, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन इसका इक्वेशन लिख दो बस, उस इक्वेशन को हमें डिस्कस करना। ठीक है ना, चलो गो अहेड। बस मैं आधा मिनट का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा टाइम, सिर्फ इक्वेशन लिख दो बस। क्वेश्चन है फाइंड इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग, बस। अक्षिता जो गिवन एन आंसर, बट देन पता क्या ना, इसका आंसर सर लिख मैं दिया था। टाइप कर रही थी, वो भिज गया गलती से। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन क्या ना, इसका सिर्फ इक्वेशन लिखो बस, इक्वेशन थोड़ा यू नो पावर वर्ड टाइप का होगा तो उसको टाइप करने में तुमको दिक्कत आएगा, सिर्फ लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन को जरा टैली कराओ विद द इक्वेशन दैट यू आर आल्सो सपोज्ड टू राइट। ठीक है, देखो हो क्या रहा है पहले समझो। जैसे एक स्प्रिंग हो गया, चलो इसको स्प्रिंग मान लो, चलो मेरे पास अभी कुछ है नहीं, चलो एक कंघी है हमें यहाँ पे, चलो एक कंघी है तो इसको स्प्रिंग मान लो। ठीक है ना, ये कंघी एक स्प्रिंग हो गया, मान लो यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज लगा दिया, तो क्या होगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा। लेकिन ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग तो खींचेगा भी ना इससे, तो यानी स्प्रिंग कहां तक खींचना अलाउ करेगा ना, सो दैट चार्ज रिपेल करके बाहर जाना चाहता है, और स्प्रिंग जैसे खींच जाएंगे तो एक फोर्स क्रिएट होगा। अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर दिया, चलो कोई नहीं, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। तो अब क्या करेगा ना, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, ये हो रहा है। यानी थोड़ी देर में क्या होगा पता है, ये स्प्रिंग यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या दे रखा है, L, बाद में मान लो X इलोंगेट कर गया तो क्या होगा, L प्लस X। ठीक है ना, ये हो गया L प्लस X। यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L है और इलोंगेट होने के बाद ये हो गया L प्लस X। आ गया ना, यानी अभी इस वक्त ध्यान रखना, इस वक्त दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, L नहीं है, अब L प्लस X हो गया। L तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हो गया, जैसे चार्ज दिया तो खींच के लंबा हो गया, तो अभी L प्लस X है। तो देयरफॉर दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा, kq स्क्वायर बाय, और स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ है, X, तो स्प्रिंग कितना फोर्स देगा, kx, तो kx फोर्स से इसको रोकेगा, यानी इज इक्वल टू, देख लो, यानी अब मैं अगर इक्वेशन फॉर्मेट में लिखूं तो क्या होगा, L प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू के एक्स, अच्छा हाँ ये के डैश एक्स, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने के डैश दिया, तो आई होप यू ऑल रिमेंबर कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स, इस केस में हो जाएगा के डैश इंटू एक्स, है ना, तो वो चीज इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स, सॉरी इक्वल टू सॉरी के क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये एज इट इज है। अब देखो अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा ना, एक एक्सपेक्ट टर्म आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा, फिर तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। यानी एक्चुअली इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, और याद रखना एक चीज, क्यूबिक इक्वेशन का कोई जनरल सोल्यूशन हमें नहीं पता। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, कोई भी इक्वेशन दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, क्या है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब लोग याद होगा, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। लेकिन इसका कोई जनरल सोल्यूशन नहीं, लेकिन हम लोग पता है कैसे सॉल्व करते हैं ना, वी टेक x एज वेरी वेरी स्मॉल, इफ however x is very very small compared to length, यानी अगर उसका इलोंगेशन, थोड़ा ध्यान से सुनना इसके मतलब, यानी अगर मैं तुमको बोलूंगा एक जनरल सॉल्यूशन दिखाओ, नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर तुम चाहो
है ना, तुम चाहो इन दैट केस इसका एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन कर सकते हो। कैसे? अगर x बहुत छोटा होता है इन दैट केस क्या होगा ना, l प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली l स्क्वायर। देन यानी यानी इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम जनरली कब सॉल्व कर पाएंगे? जब इलोंगेशन बहुत छोटा होगा कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। देखो मैंने क्या लिखा है, x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है when elongation is very small compared to length of spring. I hope now it's clear. ये हम लोग करते हैं, वो देख लो अच्छे से। ठीक है, ध्रुव ने भी आंसर दिए, इससे पहले अजितेश ने भी यही आंसर दिए हैं, और एक और आंसर दिया है मनस्वी ने भी यही दिए है। ठीक है, चलेगा, इट्स ओके। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको अगर x बहुत छोटा नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का कोई जनरल सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में नहीं। हाँ, फैक्टराइज वेक्टराइज करके कभी कभी सॉल्व हो जाता है, बट अगर मान लो इस तरीके से सोल्यूशन होता है तो बहुत बड़ा इक्वेशन भी बनेगा ना, तो फैक्टराइजेशन भी बहुत आसान नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये बात जरूर है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व तो हो सकता है, पर मैंने क्या बोला, हो सकता है, कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। हाँ, अगर x बहुत छोटा होगा तो बड़े आराम से सॉल्व होगा, वो सोल्यूशन सामने। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा जो है स्प्रिंग का केस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है पेंडुलम केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से समझ। मैंने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, सॉरी, दो पेंडुलम लिए, और दो पेंडुलम को हैंग करके दोनों पे चार्ज डाल दिया, तो क्या होगा, वो रिपेल करके दूर चले जाएंगे, है ना। तो therefore इसमें गिवन क्या क्या मैं बता देता हूं। यानी क्या हुआ, जरा समझो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये हो रहा है कि मैंने दोनों पेंडुलम को हैंग किया, दोनों में चार्ज क्यू क्यू रखा, और क्या हुआ, रिपेल कर गया, तो दोनों पेंडुलम्स ऐसे हो गए। ठीक है ना, दोनों पेंडुलम्स ऐसे हो गए।
उससे रिपल्शन हुआ तो दोनों फैल गए, तो दोनों के रिपल्शन, वेट और टेंशन ये मिल के अभी ये इक्विलिब्रियम। तो सपोज दिस इज एन इक्विलिब्रियम, फाइन क्या क्या दिया है समझो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया हुआ है, दोनों पेंडुलम में जो बॉब है उनके मासेस दिए हुए हैं और दोनों ही थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ पड़ा हुआ ऐसे करके पेंडुलम। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द चार्ज इनवॉल्व्ड। ठीक है, चलो गो अहेड, अब ट्राई करो। Manasvi is said that you have given homework in the previous class. वो पॉजिटिव में कब अट्रैक्शन होगा ये था ना? यस मनस्वी, वही था ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ ठीक, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी करता हूँ। तो पहले इसको ट्राई करके फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच पेंडुलम। अब एक रिपल्शन, वेट और टेंशन, ये दोनों तीनों मिला के इक्विलिब्रियम। चलो गो अहेड। चलो अब नाउ गिवन सम टाइम फॉर यू ऑल टू थिंक एंड आल्सो टू अटेम्प्ट एंड आल्सो टू राइट इक्वेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इक्वेशन लिखना, फिर मैं लिखूंगा, फिर इसको कंपेयर करो, कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है, पूरा सही हो रहा है। दैट्स द बेस्ट इक्वेशन। सबसे पहली बात तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, बट उसके पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए। ये डिस्टेंस क्या होगा, L sin, ये भी हो जाएगा, क्यों? इधर देखो ये L हो गया है ना, मान लो इसका x, तो क्या होता है, इसको x मान लो और ये तो थीटा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, साइन थीटा x इक्वल टू हो जाएगा L sin थीटा, ठीक है, L sin थीटा, L sin थीटा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 12 sin थीटा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या वेट, ठीक है ना, और एक फोर्स आएगा वो है टेंशन। अब देखो हमें पता है कि जब भी कोई टेढ़े-मेढ़े फोर्स हो तो उसको कंपोनेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ये सीधा एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। वेट तो डाउनवर्ड्स होगा, हाँ टेंशन थोड़ा सा एंगल पे, तो मैं उसका कंपोनेंट कर देता हूँ वाई और एक्स के अलोंग, तो क्या होगा, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। आई होप अब तो 11th हो चुका है, आई होप यू ऑल रिमेंबर कि कोई भी फोर्स का जो एंगल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है। तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। तो ये जो टेंशन टी है इसके देखो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ये है, ये हमेशा याद रखना कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा और ये हो गया टी कॉस थीटा, है ना। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अब देखो क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली ये टी कॉस थीटा इसको संभाल रहा है और टी साइन थीटा इसको संभाल रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अच्छा बाय द वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब होगा कितना, k q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 12 sin थीटा। ये मैं बाद में पुट कर दूंगा, अभी तो जस्ट पहले फॉलो कर लें। तो एक तो ये t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और t sin थीटा इसको, यानी t sin थीटा is equal to fe and t cos थीटा is equal to, दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है ना। और नहीं तो एक और रास्ता भी है, अरमान has made a suggestion that can we use Lami's theorem, बिल्कुल यूज कर सकते। बाकी मैंने क्या क्या इक्विलिब्रियम कर दिया, अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, टी टी कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा tan थीटा, यानी
आप एफ की जगह ये लिख दो। सर तो क्यू कितना आ गया 4l² sin स्क्वायर थीटा tan थीटा इधर और नीचे किया और उसको अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब इधर देख लो अच्छे से। मैंने बेसिकली क्या किया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे हो गया, वेट ऐसे हो गया, टेंशन ऐसे हो गया, और उसके बाद कंपोनेंट करके इक्विलिब्रियम कर दिया, है ना। हाँ मनीष जी कुछ कह रहे थे। सर आपने mg छोड़ दिया। अच्छा हाँ मैंने तो एमजी छोड़ ही दिया, ये एमजी भी आएगा, तो एमजी कहाँ जाएगा, इधर एमजी आएगा, है ना। ठीक है, एक एमजी भी तो रहेगा, वो एमजी मैंने छोड़ ही दिया था। ठीक, बिल्कुल सही। यानी क्या होगा, एमजी 4mg l² sin स्क्वायर थीटा tan थीटा बाई के और क्यू स्क्वायर था तो अंडर रूट कर दिया, तो इससे क्या होगा ना क्यू आ गया। ठीक है, चलो अब एक बार सब लोग देख लो और मुझे बता दो समझ में आया नहीं आया। अक्षता क्लियर है बेटे, ये सारा प्रोसेस? जो भी Yes, sir. स्टेप में दिक्कत है जिसको भी फटाफट बता दो। तरनजोत सारा स्टेप्स क्लियर है, कोई स्टेप में दिक्कत आ रहा है बताओ। No, sir. चलो ठीक है, और कौन अच्छा सौमिक तुम लास्ट क्लास प्रेजेंट नहीं थे तो मैं ना उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और नहीं तो मैं शायद आज मैं बैच क्रिएट कर ही देता हूँ, तो ऐप में रहेगा, तो यू कैन लुक इनटू द ऐप आल्सो द प्रीवियस क्लास जो तुम्हारा मिस हुआ। और तुमको बेसिक आइडिया ऑफ कूलम्ब्स लॉ है या नहीं सौमिक? यस सर। यस बोला या नो बोला? सर यस। यस चलो ठीक है, एक्चुअली मेरे पास इतना आवाज आ रहा है ना बाहर की मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। चलो ठीक है, ध्रुव आई आल्सो गिव द सेम आंसर √4l² to mg sin स्क्वायर थीटा tan थीटा बाई के। चलो ठीक है, इट्स फाइन। पर अभी रुको, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सामने मेरे पास दो पेंडुलम ऐसे है हैंग कर रहा है, और चार्ज वार्ज mg सब बैलेंस्ड मुझे दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है। मैं जाके क्या करता हूँ, ये जो पेंडुलम दोनों हैंग कर रहा है ना, मैं इसको लेके ऐसे कर देता हूँ। अब देखो पेंडुलम जितने दूरी पे थे इक्विलिब्रियम पे, उसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कैसे? नहीं, यूं दोनों को करीब लेके आ, तो दोनों ऐसे हैंग कर रहे थे, मैंने क्या किया, दोनों को ऐसे करीब लेके आ। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन बदल, यानी अब क्या हो गया, अब ये दोनों पेंडुलम ऐसे, इस बार हो गया नॉन इक्विलिब्रियम वाला केस। क्यों? क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा था, ऐसे आराम से हैंग कर रहा था, मैं जाके डिस्टर्ब कर देता हूं। कैसे? ना ये जो हैंग कर रहा था इसको यूं आगे करके और मैं छोड़ देता हूं, तो क्या होगा ना, देखना पेंडुलम दोनों ही, ये जो दोनों पार्टिकल्स है ये आपस में रिपेल करके दूर चले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द इस बार सब गिवन है, इस बार चार्ज वार्ज सब गिवन है।
ये सब गिवन है। याद रखना इस बार चार्ज अननोन नहीं है, इस बार चार्ज गिवन है, ठीक है ना। तो चलो फाइंड आउट करो फटाफट। सर हमने फोर्स कितनी लगाई? ये ना क्यू और एम मैंने लेबलिंग नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, इस बार थोड़ा सा चीज क्रिटिकल है। एक चीज याद रखना, फिजिक्स में कंपोनेंट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार मैंने याद करें तो मैंने कैसे किया था, मैंने पिछले बार कंपोनेंट्स कैसे किया, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्टिकल वेट और टेंशन ऐसे। ये मैं दोनों इकट्ठे दिखा रहा हूं, इसलिए देखो टेंशन एक में ऐसे एक में ऐसे, तो मैंने इकट्ठे दिखा। ये पिछले बार की बात है। इस बार एक दिक्कत है, दिक्कत ये कि पता क्या कि ये जो पार्टिकल है ना, ये ना इधर जाने वाला है और ना ही ये इधर जाने वाला है, ये एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स कर रखा है ना, तो एक जगह फिक्स कर दो और पार्टिकल को अगर भगाओगे तो ऐसे भाग सकते हैं, ऐसे ही तो भागे ना। यानी इस बार क्या हो गया, ये जो थ्रेड है इस पे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि या तो ये थ्रेड टूट जाए फिर तो ये कहीं उड़ के चला जाएगा, वो तो अलग हो गया, बट थ्रेड तो नहीं टूट रहा है ना, तो देखो देखना जो एक्सेलरेशन होगा वो देखना इस तरफ, इस तरफ, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं अब अगर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है तो फिर फोर्स भी टेंजेंशियल करना चाहिए, इसलिए इस बार टेंशन को मैं कंपोनेंट नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, इस बार मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन की अप्रोच, मैं टेंशन को कंपोनेंट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस बार मैं एक्स और वाई पे कंपोनेंट नहीं करना चाहता हूं, इस बार मैं टेंजेंशियल और रेडियल में कंपोनेंट करना चाहता हूं, क्योंकि इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल होगा। मैं इनिशियल की बात कर, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन टी। पिछले बार मैंने टेंशन टी को कंपोनेंट किया था, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, इस बार ऐसा नहीं करूंगा, इस बार टी को टी रहने दो। इस बार मैं क्या करूंगा, जो mg फोर्स है ना, मैं उसके कंपोनेंट करूंगा। कैसे? ना इसके अलावा एक कंपोनेंट याद है, तो अगर ये थीटा होता है तो ये भी तो थीटा होगा, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है हमेशा याद रखना, कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट, यानी ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा हो गया। और क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल। क्यों भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपेल करेगा ना ऐसे करके हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया सपोज Fb। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये थीटा होता है ये थीटा होता है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा थीटा, ठीक है ना। तुम कई तरीके से कर सकते हो इसको वैसे तो यानी ये थीटा हो गया, तो ये Fe है, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, अच्छा चलो अब तो मैंने मिटा दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe कितना होगा, kq स्क्वायर बाय 4 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये हो गया Fe। ये कौन सा है, ये कंपोनेंट है, कौन सा, cos थीटा कंपोनेंट, यानी Fe cos थीटा, ये हो जाएगा Fe cos।
देख लो, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा याद रखना कॉस थीटा कंपोनेंट। अगर ये एफ ही होता है तो ये हो गया एफ ही कॉस थीटा। एक और भी होगा, ये हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक पेंडुलम जो कि इक्विलिब्रियम में थे उनको यूं करीब लेके छोड़ दिया, यानी इसलिए क्या हो गया ना, बाहर की तरफ यानी टेंजेंशियल की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, यानी हमें फोर्स भी टेंजेंशियल निकालना। तो देयरफॉर क्या होगा इस केस में ना, एक नेट टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट होगा। वो कितना होगा ना, एक फोर्स एफ ई कॉस थीटा हो गया और दूसरा कौन सा, एम जी साइन थीटा। तो इसलिए नेट टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू आ गया एफ ई कॉस थीटा। एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है और ये सारा कुछ गिवन है, यानी ये नोन चीज है, कोई अननोन नहीं है। नोन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो एल क्यू एम थीटा सब तो मालूम है, तो के क्यू एल थीटा सब मालूम है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नोन क्वांटिटी है, कोई अननोन नहीं। तो नेट टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा ना, एफ ई कॉस थीटा इस तरफ और इस तरफ एम जी साइन थीटा, तो माइनस एम जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास, therefore at will be equal to fe cos theta minus mg sin theta by m। तो क्या होगा fe cos theta by m minus g sin theta। now you might say कि टेंजेंशियल का हिसाब किताब तो आपने कर दिया, समझा दिया, हो गया, ये रेडियल भी तो कुछ हिसाब होगा ना। बिल्कुल होगा। पता क्या होगा कि रेडियल में जो टेंशन फोर्स है ना, ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों फोर्स को संभाल रहा है, यानी बैलेंस कर रहा है। देयरफॉर टेंजेंशियल में तो ये सब हो गया, ये वाले सारे कैसे निकाला ना, एक एफ ई कॉस थीटा इधर, एक एम जी साइन थीटा इधर, तो दोनों को माइनस करके नेट फोर्स आ गया, और एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय मास। तो ये, और रेडियल वाले में क्या होगा, टेंशन इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दिस, यानी रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा ना, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस fe sin। ठीक है, देख लो। तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस fe sin थीटा। ठीक है ध्रुव, यू हैव गिवन द राइट आंसर एंड दैट इज fe cos थीटा बाय m माइनस g sin थीटा। हां ठीक, यू हैव गिवन द राइट आंसर। और जो रेडियल डायरेक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो टेंशन है वो बाकी दोनों कंपोनेंट्स को बैलेंस करेंगे, fe sin थीटा दिस वेयर fe इज इक्वल टू दिस, क्योंकि मैंने कई जगह fe लिखा है, देखो यहाँ पे भी fe लिखा है, यहाँ पे भी fe लिखा है, तो वेयर अब देखो ये बड़े बड़े एक्सप्रेशंस है, नहीं मत सारी बाप रे, इसको कैसे याद करेंगे, एक लाइन भी याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस है। लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ना, वो दे देंगे L इज इक्वल टू 2 मीटर, M इज इक्वल टू 5 kg, चार्ज इज इक्वल टू 30 मिलीकूलम, ऐसे देंगे। पर मैंने क्या किया, पूरा अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व कर दिया, सो दैट तुमको तरीका पता चल जाए, व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग। ये असली चीज फोकस कर रहा हूं मैं, देख लो। अच्छा ये बहुत आसान क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, पर ये मेथडिकल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मेथड से चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट होता है तो उसको डिस्कस करने का हिम्मत रखो, ऐसे मत सोचो कि अच्छा थोड़ा बहुत तो आ गया, बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ देखने का टाइम नहीं है। इसलिए जो भी समझना है अभी तुरंत समझना, क्योंकि आज इसके ऊपर मैं होमवर्क भी दूंगा और अगले दिन तक जो है होमवर्क जमा भी करना। चलो कोई नहीं, पहले इसको तो सॉल्व करो, देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को? अच्छा तुम कोई भी बुक सॉल्व करोगे, देखना इसी के वेरिएंट्स आते हैं। अब वो कैसे वेरिएंट्स आएंगे, जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुक में से, देखना तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये पेंडुलम एक जगह नहीं होगा, पेंडुलम थोड़ा अलग जगह पे होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे पता क्या होगा,
ये जो मैंने लिखा ना 12 sin थीटा का होल स्क्वायर, उसके जगह 12 sin थीटा प्लस अगर पेंडुलम d डिस्टेंस पे है तो उसको d को ऐड कर लेना, बस इतना ही फर्क है। तो इसलिए कई बार ना क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा करके चेंज करके पूछते हैं, बट ओवरऑल जो तरीका होगा, मेथड होगा, सोचने का जो प्रोसेस होगा, सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होगा, वो एग्जैक्टली यही होगा जो मैंने अभी करके दिखाया। इसमें दो केस है, इक्विलिब्रियम वाला पहले डिस्कस किया और नॉन इक्विलिब्रियम वाला, ये नॉन इक्विलिब्रियम वाला अब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक आध बार क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना, तो इस पे और डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो, as nobody is asking, न्यूमेरिकल से ध्यान रखना। Let's go ahead now. अच्छा, हमने आज के क्या एग्जांपल किया, स्प्रिंग का किया और एक मैंने पेंडुलम के थोड़ा सा वैरायटी का। एक और एग्जांपल करेंगे, वो है इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन के ऊपर। उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन, इंक्लाइन प्लेन विदाउट फ्रिक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शन। मैंने क्या पूछा, कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट, ठीक है ना? द आंसर इज यस। नाउ से ये क्या बात हो गया, तो दो पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी होता हो तो रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो तो रिपेल करते हैं, है ना? बिल्कुल बात सही है, लेकिन पता है क्यों अट्रैक्ट कर सकते हैं? मैंने ये नहीं बोला करेंगे, मैं बोला मे अट्रैक्ट। नाउ यू माइट स्टिल प्रोटेस्ट कि अट्रैक्ट का चांस ही कैसे बन रहा है जब दो बॉडीज पॉजिटिव चार्ज है या दो बॉडीज नेगेटिव चार्ज है, यानी सेम साइन के हैं, तो ये तो रिपल्शन होना चाहिए। देखो, याद करके देखो, मैंने बताया था कि इंडक्शन के वजह से कई जगह डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो आज एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि डिस्टॉर्शन कैसे होता है, ठीक है? ये एग्जांपल हर जगह नहीं होगा। मैंने पहले देखो लिखा क्या, मे अट्रैक्ट। तो कब अट्रैक्ट कर सकते हैं? स्पेशल कंडीशन। तो ये हो गया स्पेशल केस, यानी हर केस में ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर होता तो फिर तो लॉ ही बदल गया होता। स्पेशल केस में क्या है, इफ टू बॉडीज आर देयर, बॉडी ए स्मॉल साइज बट containing large amount of charge, ये हो गया A। साइज छोटा सा है, लेकिन भी कर मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। बॉडी बी large size but containing small amount of charge, ठीक है? कैसे? नहीं, साइज में काफी बड़ा है लेकिन छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज। देख रहे हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पर इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से प्लस। तो ये है सपोज 50 यूनिट्स और ये प्लस 50 यूनिट्स और ये सपोज प्लस। तो जब बहुत फार होंगे, जब बहुत बॉडीज बहुत फार होंगे, वेरी फार, इन दैट केस तो इंडक्शन तो नहीं होता है ना। लेकिन जब इनको नियर बाय ले आओगे,
पता चला इसके अंदर 4 यूनिट ऑफ नेगेटिव आ गया, तो यानी ये कितना है 50 है, ये पता चला -4 है। -4 कैसे आ गया? मैंने बताया था ना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास अगर दूसरा बॉडी रखोगे तो उसके क्या होता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव उसमें इंड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच लेता है, ये माइनस चार्ज। और फिर क्या, दूसरी तरफ नेगेटिव जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन याद रखना इस बॉडी के पास ऑलरेडी 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। ऊपर से क्या है ना कि इंडक्शन में याद रखना हम लोग टच नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ करीब लाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, इसका जो +3 चार्ज है ये बदल नहीं सकता, पर यहाँ पे -4 है ना, तो यानी +3 रखने के लिए क्या होगा, +7। अब देख रहे हो, +7 और -4 मिलके तो +3 रह गया ना, +3। बस ये कि थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। याद करके देखो, मैं बार बार समझा रहा था लास्ट क्लास में कि इंडक्शन में क्या होता है ना, चार्जेस थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, चार्ज ना आता है और ना ही जाता है। पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं तो मैं दूसरे बॉडी के पास क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करूंगा, तो मेरे आसपास जो दूसरा वाला बॉडी का पार्ट है उसमें देखना नेगेटिव चार्ज थोड़े बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है। वही इंडक्शन यहाँ पे ना। यू माइट से चलो ठीक है, यहां तक तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इंडक्शन के वैसे इस तरीके से थोड़ा बहुत हेराफेरी हो सकता है, बट इससे क्या, वो मैं समझा रहा हूं। देखो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो है ना, इसको सपोज तुम ले लो 1 मीटर और इसको ले लो 3 मीटर। मतलब देखो मैंने एग्जांपल ही दे रहा हूं, तो कुछ भी ले लो, 3 मीटर 5 मीटर 6 मीटर जो मर्जी ले लो, मैं तो एग्जांपल। अब देखो ये और ये अट्रैक्ट करेंगे ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना आ रहा है, कि Q1 Q2 by R², यानी you get attractive force K Q1 Q2 by R², यानी 200। रिपल्सिव फोर्स, इसके और इसके बीच में रिपल्शन होगा, है ना, प्लस और प्लस, तो कितना होगा, K 50 into 7 by R²। अब R कितना हो गया, 1 + 3 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 350, तो 175। 175 का मतलब कितना हो गया ना, चलो एक काम करो, तो 25 हो गया, 25 12.5 84 87.5, यानी अब जरा देखो इन दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है 200 के, रिपल्सिव फोर्स है 87.5 के, इसका मतलब क्या हो गया, therefore अब बताओ, बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज, बॉडी बी जब दूर है तो ऐसे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, कम अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेकिन जैसे ही दोनों को पास में लेके आओगे तो इंडक्शन के कारण क्या थोड़ा सा हेराफेरी हो गया, तो बॉडी ए के पास बॉडी बी के पास जो +3 यूनिट ऑफ चार्ज था वो अभी भी +3 रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेराफेरी हो गया। क्या हो गया, इधर लेटस से यहाँ पे -4 आ गया, तो यहाँ पे +7, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये रिपेल करेंगे, ये दूर वाले चार्ज, तो रिपल्शन कम निकल आया, अट्रैक्शन ज्यादा निकल आया, यानी दोनों बॉडीज के पास नेट चार्ज, दोनों के पॉजिटिव है नेट चार्ज, लेकिन इंडक्शन के कारण क्या हो गया ना, नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। तो मैं क्या लिखूं स्टेटमेंट, 2 पॉजिटिव चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकता है, यस, कभी कभी। कब, जब एक बॉडी छोटे साइज का होगा लेकिन चार्ज ज्यादा होगा, और दूसरे बॉडी का साइज बड़ा होगा लेकिन चार्ज कम होगा, तो वो चीज इसके इसमें, ठीक है, एक बार देख लो। Yes, Manasvi, that thing that you are writing is, proper explanation. That is, when one body is larger than the other, having more positive charge. No. जो लार्ज बॉडी है उसके पास कम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और छोटे बॉडी के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब ये चीज होगा।
Arman has given the language as is it due to induced charge? The answer is yes. बिल्कुल सही बात बोला है. It is due to induced charge. एकदम सही कमेंट किया. ठीक है, ठीक है. तो इंड्यूस चार्ज के वजह से क्या होगा ना, दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं. बट देन यू माइट से, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चीज बताए थे, वो तो यही बताए थे ना कि दो पॉजिटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव, दो नेगेटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. द आंसर इज अभी भी यही हो रहा है. अभी भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी अट्रैक्ट कर रहा है. और देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो रिपेल कर रहा है, वो अभी भी हो रहा है. लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर वो सिर्फ पॉजिटिव होगा तब तो रिपेल करेगा. लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि इंडक्शन के कारण बॉडी का ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहते हुए भी एक तरफ थोड़ा सा नेगेटिव और एक तरफ थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव मिला के ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वो चार्ज दूर चला गया, इसलिए उसका रिपल्शन कम हो गया. तभी तो दूसरा वाला बॉडी का देखो लार्ज साइज बताया, सो दैट लार्ज साइज होगा तो क्या होगा ना, दूसरे तरफ चला जाएगा, तो वो दूर चला जाएगा, तो नेट अट्रैक्शन हो रहा है. यानी अगर मैं स्टेटमेंट बोलूंगा टू पॉजिटिव चार्जेस में अट्रैक्ट, तो ये बताओ ये ट्रू फॉल्स क्या है. अभी सब नोट कर लिया ना, मिटा दो ना. अच्छा चलो मैं नीचे लिखता हूं. टू पॉजिटिव चार्जेस में अट्रैक्ट, ट्रू फॉल्स. सब लोग बताओ आंसर. टू पॉजिटिव चार्जेस में अट्रैक्ट. अब ये पूरा डिस्कशन के बाद मैं एक कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उसमें तुमको ट्रू फॉल्स बताना है. टू पॉजिटिव चार्जेस में अट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स. हाँ जी बताना शुरू करो, सब लोग लिखो ट्रू और फॉल्स, टाइप करो फटाफट. ध्रुव सेज, चलो मैं आंसर अभी बताऊंगा नहीं. ध्रुव ने आंसर दिए हैं, नहीं बाकी लोग आंसर दो बेटे, ऐसा नहीं चलेगा. मनस्वी has given, Soumik has given, Akshita has given, okay, Arman has given, Ajitesh has given. अक्षत तुमने दिया नहीं अभी. रोहन तुमने भी नहीं दिया बेटे. ओके आप सुनो, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे मत समझ लेना, ये तो फॉल्स ही है. पर ये जो मैंने फॉल्स लिखा है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना. क्योंकि तुम बोलोगे कि अभी तो ऊपर आपने लिखा है मे अट्रैक्ट, यस कर दिया आपने, और टू पॉजिटिवली चार्ज ये भी तो था ना. देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, टू पॉजिटिव चार्जेस, और ऊपर लिखा है टू पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज. दोनों में अंतर हो जाता है. क्योंकि देखो अगर एक बॉडी के पास -2 है और +5 है, जरा समझो, एक -2 और एक +5 है, तो बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना. लेकिन -2 इस तरफ है और +5 उधर है, तो -2 अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है और +5 दूर है, रिपेल कम कर रहा है. यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के बाद भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर सकता है. यही मेरे कहने का पॉइंट था कि अगर मैं लिखता टू पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडीज में अट्रैक्ट, अब ट्रू हो जाता. यानी इसको करेक्ट करके मैं लिखने वाला हूं. देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुनना. अगर मैं लिखूंगा टू पॉजिटिव चार्ज्ड ठीक है ना, तो अगर मैं लिखता हूं टू पॉजिटिव चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट, अब ये ट्रू होगा. और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टू पॉजिटिव चार्जेस में अट्रैक्ट, वो फॉल्स हो गया. क्योंकि अभी भी देखो जब टू पॉजिटिव चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी भी देखो पॉजिटिव चार्ज रिपेल ही कर रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये बॉडी वाला वर्ड अलग हो जाता है. क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर हो सकता है कि दोनों ही चार्ज हो, पर जो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हम तो उसी को साइन बोलेंगे. जैसे मैंने क्या बोला, सपोज एक बॉडी में एक तरफ -2 है और एक तरफ +5 है, और अगर मैं पूछूंगा बताओ जरा इस बॉडी पे क्या चार्ज है, तो मैं तो बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि -2 चार्ज है और +5 चार्ज है, तो 5 ज्यादा है ना, यानी ओवरऑल तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज का हो गया. लेकिन वो -2 हो सकता है ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और +5 कम रिपेल कर रहा है, तो ओवरऑल तो
कॉल आ रहा है, मैं बस करके मैं उनको अटेंड कर लूंगा। यानी आई होप कि दोनों का डिस्टिंक्शन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 पॉजिटिव चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्जेस कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये होता है इसका असली स्टेट। अब इसको नेगेटिव लेके भी कह सकता हूं। अगर मैं लिखूंगा 2 नेगेटिव चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट, ट्रू हो जाएगा। और मैं बोलूंगा 2 नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्ट, फिर वो फॉल्स हो जाएगा। 2 नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन 2 नेगेटिवली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो कि अगर एक में साइज बड़ा, चार्ज का अमाउंट कम, और एक का साइज छोटा लेकिन चार्ज काफी ज्यादा है, जो मैंने स्पेशल केस उस समय बताया, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ना एक और चीज मुझे करना था आज, बट चलो आई थिंक उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बिकॉज अभी फिर 1-2 मिनट ही बचा है, तो कोई बात नहीं, उसको मैं अगले दिन कराऊंगा। और वो है फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। लास्ट क्लास अगर याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था इंक्लाइन प्लेन पे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, पर उस दिन देखा होगा कि मैंने कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं किया, है ना। तो आज मैं एक काम करता हूं, मैं एक होमवर्क दे देता हूं, जो क्वेश्चन मुझे आज कराना था, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन की वजह से टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, डजंट मैटर, अगले दिन कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन देके छोड़ देता हूं, और मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं। एक होमवर्क में दे रहा हूं, 2 होमवर्क नोट कर लो। अच्छा, हो सकता है कि कईयों के पास एचसी वर्मा बुक हो या ना हो, तो मुझे बता देना, मैं फिर उसका जो है ना भेज दूंगा उसका सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो 2 होमवर्क दे रहा हूं, ये 2 होमवर्क नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक। नहीं, शायद 1 से लेके 30 नहीं कर पाओगे, 1 से लेके 25। और मैं एक और क्वेश्चन में खुद दे रहा हूं, तो ध्यान से देखो। ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है 53 डिग्री, और म्यू का वैल्यू है 1। यहाँ पे एक चार्ज है, ये है 8 माइक्रोकूलम, और ये हो गया डिस्टेंस 3 मीटर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 20 की, इसको ना 4 माइक्रोकूलम, ये गिवन है, ठीक है। इस बार फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, तो इसको होमवर्क नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन इज, इसके चार्ज क्यू है, फाइंड रेंज ऑफ क्यू so that the 20 kg mass is in तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना। एक फिक्स चार्ज दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, और यहां से ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 3 मीटर, ठीक है। और ये जो बॉडी है उसका मास 20 kg है, इसको फिक्स नहीं किया, ये स्लाइड कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1, ये दे रखा। तुमको बताना है फाइंड आउट द रेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, रेंज ऑफ चार्ज सच दैट, ठीक है ना, सच दैट this 20 kg mass is in equilibrium। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ना 2 बार सॉल्व करना, इसको 2 बार सॉल्व करना। एक बार थीटा इज इक्वल टू
53 डिग्री लेके इसको दो बार सॉल्व करना है, यानी दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार थीटा 37 डिग्री लेके और एक बार 53 डिग्री। मैं इसको एक काम करता हूँ, थीटा लेके बस दोनों में एक ही क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, दैट इज फाइंड आउट द रेंज ऑफ चार्ज। ठीक है ना भाई? चलो ये दोनों क्वेश्चन आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग। फाइन, तो तुमको क्यू का रेंज फाइंड आउट करना है और ये वाले क्वेश्चंस 1 से 25 ये होमवर्क है। अच्छा, अगर मान लो तुम लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी नहीं है एचसी वर्मा का, तो मुझे मैसेज कर देना उसी नंबर पे 9555 पे। मैं उसको सर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 की भी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देना प्लीज। अरमान तुम्हारे ना पीछे कुछ आवाज आ रहा है। सर वो मैं बाहर अटेंड कर रहा हूँ सर, मैं चैट पे लिख दूं? एक काम करो, तुम ना मैसेज कर दो क्योंकि तुम्हारे पीछे इतना आवाज आ रहा है कि आई कुड नॉट पिक यू अप। ठीक है ना? तो अगर मान लो सॉफ्ट कॉपी किसी के पास एचसी वर्मा का नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन दैट केस मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है तो मैं उसको सेंड कर दूं, तो उसको देख सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम 1 का भी भेज दूं? चलो ठीक है, मैं दोनों वॉल्यूम का ही चलो मैं सबको ही भेज दूंगा। चलो ठीक है, छोड़ो, सबको ही भेज दूंगा मैं, वॉल्यूम 1 एज वेल एज वॉल्यूम 2 ऑफ एचसी, मैं सबको ही भेज दूंगा। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विल हैव ऑफलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लास, तो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना, हैव अ गुड डे।